नमस्ते बच्चों, भटनेर एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में अध्याय 2 का भाग 1 अपन कर चुके हैं। आज उसका भाग 2 है जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं और उसके उसके बाद अपन अगले भाग में इस अध्याय को पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अपने 2 अध्याय हो जाएंगे और फिर शनिवार को आपका टेस्ट भी होने वाला है। तो आ जाओ, आज के अध्याय की करते हैं शुरुआत। वेलकम, आ जाओ। तारों का निर्माण कैसे हुआ? तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? ग्रहों का निर्माण पढ़ा था और आपको याद होगा गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर अपन ने प्रमुखतः ग्रहों का निर्माण किया था। तो तारों का निर्माण भी वैसे ही हुआ। तारों के निर्माण में प्रारंभ में क्या था, जो ब्रह्मांड में धूल मौजूद थी उसके कणों का घनत्व अलग अलग था। जिस कणों का घनत्व थोड़ा अधिक था उन्होंने उन कणों को आकर्षित किया जिनका घनत्व क्या था, थोड़ा कम था, और धीरे धीरे एक बड़ा पिंड बनना शुरू हुआ, यानी एक गैसीय बादल बनना, यानी आकाशगंगा का निर्माण हुआ। उस आकाशगंगा में घनत्व भिन्नताओं के कारण पदार्थों का और संघनन हुआ, जिससे अपने तारों का निर्माण हुआ। यानी जब वो कण आपस में टकराए, संसंजन की प्रक्रिया के कारण उसमें उष्मा भी व्याप्त थी, तो उसके कारण वो चमकने लगे और तारों का निर्माण हुआ, जो अपन अब देखने वाले हैं। आ जाओ। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण था वो समान नहीं था। घनत्व में आंतरिक भिन्नता से गुरुत्व बल में भिन्नता आई, पदार्थ का संघनन हुआ, परिणाम स्वरूप आकाशगंगाओं का विकास हुआ। एक आकाशगंगा में लाखों तारे होते हैं। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किससे हुई? हाइड्रोजन गैस के बादलों से आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हुई। सबसे पहले किस गैस का निर्माण होता है? तो हाइड्रोजन के अणुओं का सर्वप्रथम विकास हुआ और इन्हीं से अपने क्या बने? हाइड्रोजन गैस के बादलों का निर्माण से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और इन आकाशगंगाओं में हाइड्रोजन गैस के बादल बने। इनके संघनन के कारण निहारिका बनी और निहारिका में गैस के झुंडों का निर्माण हुआ और उससे घने गैसीय पिंड बने और घने गैसीय पिंडों में और अधिक संघनन के कारण तारों का निर्माण हुआ, जो चमकने लगे। और ये कब हुआ? 5 से 6 अरब वर्ष पहले। तो आपको तारों का निर्माण समझ में आ गया होगा। इसमें 2-3 स्टेप आपको मुख्य रूप से फॉलो करने हैं। गुरुत्व सर्वप्रथम क्या था? ऊर्जा और पदार्थ में भिन्नता थी। कुछ पदार्थों का घनत्व भिन्न था, इसी कारण जिन पदार्थों का घनत्व अधिक था और जिन पदार्थों का घनत्व कम था, अधिक पदार्थ के घनत्व वाले पदार्थ ने कम घनत्व वाले पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित किया और इससे गैसीय बादल बन गया। गैसीय बादल के अंदर और अधिक संघनन से निहारिका का निर्माण हुआ। निहारिका के अंदर और अधिक संघनन से क्या बना? गैसीय पिंड, और उन पिंडों से क्या बन गए? अपने तारों का निर्माण हो गया। आशा है आपको तारों का निर्माण समझ में आ गया होगा और थोड़ा एक बार और बुक में भी देख लेना। उसके बाद अपन पढ़ते हैं लाइट वर्ष, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष आपको सुनकर लग रहा होगा कि एक समय का मापक है, लेकिन प्रकाश वर्ष किसी समय का मापक न होकर के किसका मापक है? दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मापक है। एक प्रकाश वर्ष 9 × 4 6 × 10⁻12 वर्ष पृथ्वी के वर्षों के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है कि एक वर्ष में ऊर्जा कितनी दूर जा सकती है, उसी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और खगोल की दूरियां जो है इन्हीं प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। तो इनको प्रकाश वर्ष किसी समय का मापक ना होकर के दूरी का मापक है। ठीक है, ऐसा आपको तारों का निर्माण और ये प्रकाश वर्ष जो एक दूरी का मापक है, समय का मापक नहीं है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन चलते हैं ग्रहों के निर्माण में। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ? तो ग्रहों का निर्माण भी ऐसे ही हुआ। अपन ने निहारिकाएं बना दी है।
जब निहारिकाएं बन गई तो उनके अंदर कुछ तो ऐसे पिंडों का निर्माण हुआ जो बहुत बड़े थे, उसके अंदर ऊष्मा भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन कुछ ऐसे पिंडों का भी निर्माण हुआ जो छोटे थे, उनके अंदर उतनी ऊष्मा व्याप्त नहीं थी। तो जिनके अंदर ज्यादा ऊष्मा व्याप्त थी वो तो उनसे तो ऊष्मा उत्सर्जित होती रही, वो चमकते रहे। लेकिन जो छोटे थे, जिनके अंदर कम ऊष्मा व्याप्त थी, कालांतर में वो सुसुप्त हो गए और एक ग्रहों के रूप में उनका निर्माण हो गया, जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता। तो चलो इसमें देखते हैं। इनमें 3 अवस्थाएं प्रमुख। निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड थे। गुरुत्व के कारण वो इकट्ठे हुए और उनमें क्रोड का निर्माण हुआ। और क्रोड के आसपास थोड़ा और जो पदार्थ रहा, उसको क्रोड को ढकने वाला पदार्थ, और यह एक गोला बना। उसको क्रोड को जो ढकने वाला पदार्थ था, उसने क्रोड को ढका और वह एक गोले के रूप में निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया संघनन के कारण हुई। संसंजन के कारण इन जो ये छोटे गोले बने थे, इन छोटे गोलों के संसंजन यानी जुड़ने के कारण, छोटे गोलों के एक साथ जुड़ने के कारण छोटे पिंडों का निर्माण हुआ। छोटे गोलों के एक साथ जुड़ने के कारण छोटे पिंडों का निर्माण हुआ और छोटे ग्रहाणुओं यानी छोटे छोटे पिंडों के संसंजित होने से ग्रह बन गए। तो आशा है आपको ग्रहों के निर्माण भी समझ में आ गया होगा। क्या है, सबसे पहले एक निहारिका है, उस में एक हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस के बादल का निर्माण हुआ है। उनके अंदर संघनन हो रहा है। संघनन से क्या होता है, अपने क्रोड का निर्माण होता है, यानी एक बीच का वो बिंदु जिसका घनत्व पहले थोड़ा ज्यादा था लेकिन अब और ज्यादा हो गया है, वो अपने आसपास के छोटे घनत्व या कम घनत्व वाले अणुओं या पदार्थ को अपनी ओर और आकर्षित करता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब वो एक पिंड क्रोड बन जाता है तो क्रोड के आसपास की जो छोटी धूल है वो और उसकी ओर आकर्षित होकर उसको ढक लेती है और फिर बाहरी क्रोड को ढकने वाला पदार्थ गोले के रूप में रूपांतरित हो जाता है, यानी ऊपर से उसको और कवर कर लेता है। ऐसे ही छोटे छोटे गोले मिलकर के पिंडों का निर्माण करते हैं और बहुत से पिंड मिलकर के संसंजन द्वारा यानी अलग अलग पिंडों के जुड़ने के द्वारा जब जुड़ेंगे तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। इस क्रिया को अपन संसंजन कहते हैं। संसंजन के द्वारा पिंडों के जुड़ने से या ग्रहाणुओं के जुड़ने से ग्रहों का निर्माण हुआ। तो आशा है आपको ग्रहों का निर्माण भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपना है सौरमंडल। सौरमंडल में भाई मुख्यतः कितने ग्रह हैं, तो सौरमंडल में मुख्यतः 8 ग्रह हैं। याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, मैं आसानी से याद करवा दूंगा। तो इसमें मुख्यतः सूर्य है, सूर्य के पहले 4 ग्रह हैं, उसके बाद एक क्षुद्र पट्टी है और उसके बाद और 4 ग्रह है, उसके बाद एक और पट्टी है। तो इनको बीच की है, ये कोई ग्रह था जो टकराने से टूट गया और इसको क्षुद्र ग्रह के रूप में अपन क्षुद्र ग्रह पेटी के रूप में जानते हैं। गैनीमीड जो इसी का एक भाग है, यानी वो इसी का उपग्रह है, इसी उपग्रहों का एक भाग है। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो पहले कहा जाता है कि ये ग्रह था और उसके टूटने से ये टुकड़े बने और आज ये टुकड़े ब्रह्मांड में एक निश्चित कक्षा में अपना चक्कर लगा रहे हैं। इनमें भी संघनन की प्रक्रिया जारी है। कालांतर में ये भी एक ग्रह बन जाएगा, लेकिन अभी तक ये टुकड़ों में विभाजित है और एक क्षुद्र ग्रह पेटी है। क्षुद्र ग्रह पेटी के अंदर जो ग्रह है, यानी सूर्य और क्षुद्र ग्रह पेटी के अंदर के जो ग्रह है उनको अपन पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव ग्रह का मतलब पृथ्वी के समान ग्रह, तो उनको अपन पार्थिव ग्रह कहते हैं या उनको अपन आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। क्षुद्र पेटी के अंदर जो है उनको पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है और अधिक घनत्व वाले ग्रह भी कहा जाता है। इन 3 नामों को आप याद रखना। जो पृथ्वी और सूर्य मतलब क्षुद्र पेटी और सूर्य के बीच के ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक यानी क्षुद्र पेटी के अंदर है उनको आंतरिक, और क्षुद्र पेटी के बाहर जो ये 4 ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी के समान है तब इसको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। जो क्षुद्र पेटी के अंदर है उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जो क्षुद्र पेटी से बाहर है उनको ये जुपिटर और इसी से नाम निकला है जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। इनका घनत्व अधिक है, इन पे गैसें अधिक है इसलिए इनका घनत्व है थोड़ा कम।
तो इसको गैसीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा है आपको इन ग्रहों और इन 4 ग्रहों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब याद इन ग्रहों को कैसे रखना है वो देखें अपन। तो आपको कुछ नहीं करना है, बुध, आपको ये याद रखना है कि पहला ग्रह अपना बुध है। उसके बाद क्या करना है, बुध से अपन वारों की गिनती चालू कर देनी है और एक एक वार छोड़ते जाना है, उससे अपना पूरा सौरमंडल हो जाएगा। तो आ जाओ देखते हैं। बुध के बाद अपना कौन सा वार आता है, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को छोड़ करके उसके बाद अपना कौन सा वार आता है, तो शुक्र। और शुक्र को एक बार उसके बाद शनिवार को अपना एक बार छोड़ना है और उसके बाद अपना कौन सा आता है, रविवार। तो रविवार की जगह अपन को क्या रखना है, पृथ्वी रख लेनी है, पृथ्वी। और रविवार के बाद क्या आता है, रविवार के बाद अपना क्या आता है, ये पृथ्वी आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अपन इसको यहां लिख देते हैं, पृथ्वी। और रविवार, ये अपना पृथ्वी क्या है, रविवार के बाद अपना कौन सा वार आता है, तो वो अपना वार आता है सोमवार। और सोमवार के बाद क्या आता है, मंगल। तो यहां अपन मंगल को लिख लेते हैं, मंगल। और उसके बाद मंगल के बाद एक बार छोड़ो आप मंगलवार के बाद एक बुध छोड़ो, उसके बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार। और बृहस्पति के बाद शुक्र, उसको छोड़ो, उसके बाद क्या आता है अपना शनिवार। और शनिवार के बाद अपने अरुण और वरुण 2 ग्रह और है। अरुण वरुण वो तो आप वैसे याद रह जाएंगे, अरुण और वरुण। तो अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कभी भी इनको रटने की तो जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन पहला एक याद रखना कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो उस ग्रह का अपना क्या नाम है, बुध ग्रह। ठीक है, तो अब चलो इस पे ट्राई करते हैं। ये अपना कौन सा है, बुध के बाद अपन ने एक बार छोड़ा, उसके बाद अपना कौन सा वार आता है, बुध, बृहस्पतिवार। उसके बाद आता है अपना शुक्रवार के बाद अपन ने शनिवार को छोड़ा, रविवार की जगह अपन पृथ्वी रखते हैं, तो ये पृथ्वी के बाद अपन ने सोमवार छोड़ा, सोमवार के बाद अपना कौन सा आता है, मंगल। तो ये मंगल आ गया। मंगल के बाद अपन ने बुध छोड़ा, तो ये बृहस्पति आ गया। बृहस्पति के बाद अपन ने शुक्र छोड़ा, तो ये शनि आ गया। ये अरुण और वरुण आ गए। ठीक है, तो आशा आपको सौरमंडल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा अपन अंतर देखते हैं कि पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों में क्या अंतर है। और जब इनको ग्रहों और उपग्रहों की श्रेणी में शामिल किया जाता है तो इनकी कुछ परिभाषाएं चलती है। तो इनमें कुछ बोने ग्रहों को भी शामिल किया जाता है। तो उस परिभाषा में क्या है कि ग्रह गोल होने चाहिए, उनका इतना गुरुत्वाकर्षण हो कि वो अपने आप को गोल रूप में परिवर्तित तो कर पाए। और उसके बाद दूसरा क्या है, उनको केंद्रीय प्रवणता बल बोलते हैं, यानी वो पूरा गोल हो गया हो। दूसरा वो अपनी एक ही कक्षा में गति करता हो, उसकी कक्षा को कोई मतलब कट ना करता हो। ये 2-3 परिभाषाएं हैं जिनके आधार पर अपन ये कहते हैं कि ये ग्रह है, ये बोना ग्रह है। पहले प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, उनको एक बोने ग्रहों के रूप में शामिल किया जाता है। तो अपन अब पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों में अंतर देखने वाले हैं। पार्थिव ग्रहों में तापमान क्या है, सूर्य के नजदीक होने के कारण ज्यादा है, तो जोवियन ग्रहों में तापमान सूर्य से दूर होने के कारण कम है। पार्थिव ग्रह में सौर पवनों की शक्ति अधिक थी, तो उन पर जो धूलकण और गैसें थी वो सौर पवनें दूर तक उड़ा ले गई। इनकी दूरी थी ज्यादा, तो इनसे धूलकणों और गैसों को सौर पवनें नहीं हटा पाई। और इनका आकार छोटा आकार है और इनका आकार बड़ा है, क्योंकि ये गैसीय पिंड है और इनसे गैसें हटा ली गई तो इनका आकार छोटा है। और गुरुत्व शक्ति इनकी है कम, क्योंकि आकार कम है तो इसकी गुरुत्व शक्ति कम है। और इनकी गुरुत्व शक्ति है अधिक, ये ज्यादा दूर है, ये बड़े बने तो इन बड़े होने के कारण इनकी गुरुत्व शक्ति अधिक है। तो आशा आपको ये परिवर्तन भी समझ में आ गया होगा। इनका घनत्व अधिक है। पार्थिव ग्रहों का घनत्व एक अपन और जोड़ दो, घनत्व अधिक है इनका घनत्व है अधिक, और इनका घनत्व
कम है। ठीक है, तो ये 5 अंतर है, आपको समझ में आ गए होंगे। जब आप लॉजिकली सोचेंगे तो आप भी ये अंतर निकाल पाओगे, क्योंकि जब सूर्य के नजदीक है तो तापमान अधिक ही होगा, तो इनका तापमान पार्थिव ग्रहों का अधिक है क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है। ये जोवियन ग्रह सूर्य से दूर है तो इनका तापमान कम ही होगा। सौर पौने कहाँ नजदीक होगी, तो सूर्य के नजदीक वाले ग्रहों के पास नजदीक होगी, तो उनसे गैस और धूलकणों को वो उड़ा ले गई, और जो दूर थे उन वहां उतना प्रभाव नहीं रहेगा, तो वहां से वो गैस और धूलकणों को नहीं हटा पाई। जो पास में थे वो ग्रह छोटे बने क्योंकि धूलकण और गैस उड़ा ले गई सौर पौने, और जो दूर थे वहां से नहीं हटा पाई, इसलिए वो आकार में बड़े बने। इनका घनत्व अधिक है क्योंकि ये तापमान के नजदीक थे, और जो पदार्थ था वो बिल्कुल संघनित हो गया, तो इनका घनत्व अधिक है, उनका घनत्व इनकी तुलना में कम है। तो और गुरुत्व शक्ति इनकी कम है क्योंकि आकार में छोटे हैं, और उनकी गुरुत्व शक्ति ज्यादा है क्योंकि वो आकार में थोड़े इनसे बड़े हैं। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा के निर्माण पर बात करते हैं। चंद्रमा एक पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। इन सभी ग्रहों के अलग अलग उपग्रह हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे कोई परीक्षा में नहीं पूछेगा। वैसे जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो एक बार जरूर गूगल या नेट करके या चैट जीपीटी करके देख लेना। चंद्रमा, अब चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। इस लाइन का मतलब क्या है? प्राकृतिक उपग्रह यानी प्रकृति से निर्मित उपग्रह जो है पृथ्वी का वो एक ही है। कृत्रिम उपग्रह तो अपने भी बहुत सारे छोड़ रखे हैं। तो उसके बाद मतलब चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई उत्पत्ति? तो वो 4.44 अरब वर्ष पहले हुई, ऐसा किसका मानना है? द बिग स्प्लिट एक सिद्धांत आया था, उसका मानना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई? तो 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। और यहाँ उत्पत्ति के संबंध में एक जॉर्ज डार्विन का मत है कि सर्वप्रथम चंद्रमा और पृथ्वी जुड़े हुए थे, धीरे धीरे घूमने के कारण ये डंबल के आकार में परिवर्तित हुए, यानी बीच से पतले हुए और साइडों पर बड़े हो गए, यानी ऐसा हो गया, ये ऐसे हो गए, ये डंबल के आकार में परिवर्तित हुए। और अंततः यानी समय बीतने के साथ ये बीच से टूट गए और चंद्रमा का निर्माण हुआ। जहां से ये टूटे वहां पृथ्वी का पदार्थ निकला और उस जगह पर आज प्रशांत महासागर है। लेकिन अधिक वैज्ञानिक या अधिक भूगोलविदों का मत तो इस मत को नहीं मानता। वे इस मत को न मान करके उन्होंने उसके बाद ये मत दिया द बिग स्प्लिट सिद्धांत का क्या कहना है कि जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी के बनने के थोड़े ही वर्षों बाद मंगल ग्रह से 2-3 गुना बड़ा एक पिंड पृथ्वी के पास से गुजरा, और जब वो पृथ्वी के पास से गुजरा वो पृथ्वी से टकराया, और जब टकराया तो पृथ्वी का कुछ पदार्थ था वो पृथ्वी से अलग हो गया। कालांतर में उस पदार्थ के संघनन के कारण ही अपने चंद्रमा का निर्माण हुआ जो आज पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मंगल ग्रह से 2 से 3 गुना बड़ा पदार्थ पिंड पृथ्वी से टकराया, इससे कुछ हिस्सा टूटकर अलग हुआ जिससे अपना उसका संघनन हुआ, जिससे अपने चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो ऐसा है, अब आपको ग्रहों का निर्माण, ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में अपन ने जो सिद्धांत किए थे वो आरंभिक और आधुनिक, और उसके बाद अपने तारों का निर्माण, उसके बाद ग्रहों का निर्माण, उसके बाद सौर मंडल, और उसके बाद चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कुछ नहीं, एक बार क्लासों को और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में उसके बाद आ जाएगा। और क्या हो गया तो यार, तो वहां हो गया ना। तो ऐसा है, आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को भी जोड़ो, अपने साथियों को भी जोड़ो, अपने परिवार की संख्या बढ़ाओ। यह आपका अपना परिवार है, जितना ज्यादा बड़ा होगा आपको उतनी ज्यादा हेल्प पहुंचाएगा। आज हम एक विषय को पढ़ा रहे हैं, कल आप कोई विषय और पढ़ा करते हो तो हम आपके सभी विषयों को पढ़ाएंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत। एक बार रुक जाना, बंद मत करना। अब आपको है ना ये 5-5 सेकंड का तारों का निर्माण कैसे होता है, ग्रहों का निर्माण
कैसे होता है और ये चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, थोड़ी थोड़ी पीपीटीएक्स में 5-5 सेकंड की समझाया जाएगा। तो चलो समझते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ। अब ये आपके साइड में पीपीटी चल रही है, इसको देखो, इसमें जो तारों का निर्माण हो रहा है वैसा, आशा आपने पूरा हो गया होगा। उसके बाद अपन ग्रहों का निर्माण देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसा हुआ। तो आपके ये साइड में पीपीटी चल रही है, इसको देखो कैसा हुआ ग्रहों का निर्माण। और उसके बाद आप चंद्रमा को देखो, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। तो ये पीपीटी चल रही है, इसमें देख सकते हैं। अब आपके अंदर विचार आ गए होंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है, ये कैसे आपस में जुड़ते हैं। पहले आपने पढ़ा था, अब आपने देख भी लिया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।